हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में सर्कल्स में अलग अलग थ्योरम्स पढ़े थे और अलग अलग प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। आज की क्लास में अपन नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं जो कि है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल। तो ये एक आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें कुछ कुछ थ्योरम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको समझते चलेंगे। ठीक है, तो ये पूरे सर्कल चैप्टर का मैं तो मानता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में थ्योरम जो आते हैं वो फर्दर मैथमेटिक्स यानी 10th क्लास के मैथमेटिक्स और 11th 12th क्लास के मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा काम आता है। बस मैथमेटिक्स से नहीं, बाकी जगह सब्जेक्ट्स में भी काम आता है। जब फिजिक्स में सर्कल्स का यूज होगा, जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो अलग अलग चीजों में अलग अलग सर्कल्स का यूज होगा। तो ये जो थ्योरम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वो सब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। एक एक करके मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, बेस पढ़ लेते हैं, बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं उसका, जो भी हम लोग थ्योरम्स करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट आइडिया होना चाहिए तुम्हें सर्कल्स के बारे में बिफोर प्रोसीडिंग टू द थ्योरम्स। तो देखो, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, तो याद होगा तुम्हें कॉन्ग्रुएंट हमने कहां पे यूज किया था? ट्रायंगल्स चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट यूज किया था, कॉन्ग्रुएंसी यूज किया था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो होता है इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है इक्वल। तो दो आर्क्स एक सर्कल के अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं पूरा कि जब दो आर्क्स जो होते हैं सर्कल के, तो आर्क्स याद होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ सर्कल बनाया। अब टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, तो चलो मान लो एक आर्क, ऐसा कुछ आर्क है। ठीक है, टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो दूसरा मान लेते हैं एक और, CD। तो ये जो दो आर्क्स हैं, ये देखो, ये आर्क CD है, ठीक है, एंड ये आर्क AB है। सेंटर पे सपोज मान लो ये O है। तो ये जो दो आर्क्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट तभी रहेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? देखो, इक्वल। तो ये इक्वल तभी रहेंगे अगर मैं इनमें से किसी को भी एक को उठा के, ऐसे उठा के इस पे अगर एग्जैक्टली रखूंगा तो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा एक दूसरे पे। बेसिकली उसका नाम, उसका जो शब्द होता है वो होता है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज को मैं अगर दूसरी चीज के ऊपर रखता हूं, अगर वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया उस चीज के ऊपर, इसका मतलब वो बोलते हैं हम लोग दोनों चीजें सुपर इम्पोज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर दो आर्क्स, अगर ये दोनों आर्क्स इक्वल लेंथ के है, मतलब इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हम रेगुलरली यूज करना सीख गए अभी। तो दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी एक को उठा के दूसरे पे रखूंगा तो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। जैसे कि देखो, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल। तो इस तरीके से तुम्हें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोज A ऐसे AC तक पूरा गया। ठीक है, सपोज इमेजिन करो AC एंड BC। तो ये जो BC वाला आर्क है ये पूरा पूरा से मान लो ये ऐसा आर्क है, एंड AC का आर्क है ये ऐसा आर्क है। तो देख सकते हो AC आर्क एंड BC आर्क तो इक्वल नहीं होंगे, मतलब दोनों आर्क्स वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बेसिकली आर्क्स कॉन्ग्रुएंट तभी रहेंगे जब उनके जो एग्जैक्ट जो लेंथ है, मतलब लेंथ, तो एक आर्क का लेंथ का मतलब क्या होता है कि वो जो सर्कमफ्रेंस में जितना ट्रैवल कर रहा है वो आर्क, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जितना ट्रैवल कर रहा है, दोनों का अगर इक्वल है, ठीक है, दोनों के अगर मेजरमेंट इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली आर्क्स दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर ये मान लो कि ये दो सर्कल्स है और यहाँ पे हमारे पास है A और यहाँ पे है B। ठीक है, देख सकते हो दोनों जो सर्कल्स है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। यहाँ पे मान लो ये Q है और ये R है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले सर्कल में ये जो दोनों, ये AB जो आर्क है और दूसरे वाले सर्कल में जो QR आर्क है, ये दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बट ये तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। तो अगर ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो आर्क जो बनेंगे, अगर वो भी अगर इक्वल लेंथ के होंगे, मतलब वो भी अगर सुपर इम्पोज करोगे एक दूसरे को, अगर ओवरलैप कर लिए तो इसका मतलब दोनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की। तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल के अगर दो आर्क्स हैं वो इक्वल लेंथ के, या फिर टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो आर्क्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एक को दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे तो वो पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, एक दूसरे को एग्जैक्टली पूरा अच्छे से ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसका थोड़ा सा पार्ट ज्यादा हो गया, इसका थोड़ा सा पार्ट कम हो गया, यहां से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इसको उठा के इस पे रखोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो बोल रहा है अभी हमारे पास एक सर्कल है, जैसे कि इमेजिन करो ऐसा कोई सर्कल है हमारे पास, ऐसा कोई सर्कल है। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट आर्क्स की बात कर रहे हैं, मतलब दो आर्क्स, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मतलब दो कॉर्ड्स जो कि इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो ये ए बी है और ये सी डी है। तो सोचो अगर मैं ए बी को ज्वाइन करूं ऐसे, सी डी को ज्वाइन करूं ऐसे, तो अगर ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर इनका लेंथ इक्वल है, इफ ऐसे करके लिख सकते हो, इफ देन आर्क ए बी, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, ये जो आर्क है ए बी एंड ये जो आर्क है सी डी, उनका भी लेंथ क्या रहेगा, इक्वल। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा रहता है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है जो कि इक्वल लेंथ के हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होते हैं, ये वाला और ये वाला आर्क ए बी और सी डी, वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। ये तो बेसिक एक्सियम्स है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनका कुछ प्रूफ करने की तो जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये और ये लेंथ इक्वल रहेंगे क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है। तो जितना ये डिस्टेंस है उसका जो सर्कल बनेगा और जितना ये डिस्टेंस उसका जो सर्कल बनेगा, वो एग्जैक्टली जो दोनों के आर्क्स बनेंगे वो क्या रहेंगे, सेम। तो वही लिखा देखो, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है, देन द करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल रहेंगे अगर कॉन्ग्रुएंट बोलो उनको। एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली इसका उल्टा भी सही है कि अगर आर्क ए बी और आर्क सी डी इक्वल लेंथ के हैं, तो उनका जो कॉर्ड बनेगा ए बी और सी डी, वो भी क्या रहेगा, इक्वल। तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें जो ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता तो ये सब चीजें अभी नोटबुक में लिखो और याद रखना आपसे। फिर नेक्स्ट चीज, जैसे कि आपने यूज किया था पहले भी, एंगल सबटेंडेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं सर्कल बनाता हूं यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, अगर ये सर्कल बनाया और वो बोल रहा है कि ये एक कॉर्ड है, मान लो ये ए बी कॉर्ड है, तो ये ए बी कॉर्ड एक सर्कल के सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब वो एंगल है, वो ये वाला एंगल है। तो ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल, चलो बोल दो एंगल एओबी, एंगल एओबी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, सिमिलरली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल भी होता है। अब देखो कॉर्ड है तो इसका आर्क भी तो होगा ना, ये वाला देखो ऐसे आर्क भी तो होगा इसका। तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एंगल एओबी। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो कभी कभी एक और चीज है यहाँ पे सोचोगे तो, एक जो कॉर्ड होता है वो हमेशा सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। जैसे कि देखो एक हिस्सा ये वाला एंड एक हिस्सा ये वाला। सिमिलरली एक जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड करता है। जैसे कि सपोज यहाँ पे चलो सी मान लो और यहाँ पे डी मान लो। तो देखो यहाँ पे जो मेजर आर्क है, याद होगा तो मैंने पहले भी कवर किया था, इस केस में मेजर आर्क कौन सा है, तो मेजर आर्क जो बड़ा वाला लेंथ है वो है एडीबी, ऐसे मार्क करो एडीबी। एंड जो माइनर आर्क है वो छोटा वाला आर्क कौन सा है, देखो तो बोला है एसीबी। तो हमेशा एक कॉर्ड जो होगा वो सर्कल को दो अलग अलग डिफरेंट आर्क्स में डिवाइड करेगा। अगर वो डायमीटर है तो वो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेगा, जो मैंने बताया था कि वो सेम ही रहता है, तो उसको मेजर माइनर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए नॉर्मल कॉर्ड एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब एक सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड करेगा, एक तो छोटा माइनर आर्क और एक तो बड़ा वाला मेजर आर्क। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो देखो अभी दो आर्क्स है, तो दो आर्क्स है तो ये भी एक एंगल होना चाहिए एंड सिमिलरली ये भी एक एंगल होना चाहिए, क्योंकि दो आर्क्स है। एंगल एडीबी ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है एंड एंगल एओबी जो ये वाला जो एंगल है वो एडीबी आर्क सबटेंड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली एंगल एओबी जो ये वाला एंगल है वो एसीबी आर्क सबटेंड कर रहा है। तो अब दोनों एंगल्स का कुछ पर्टिकुलर नेमिंग है। तो देखो यहाँ पे लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है एक आर्क सेंटर पे इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो जो भी ये कॉर्ड ये एंगल जो सबटेंड कर रहा था, सेम एंगल ये आर्क भी सबटेंड करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB at the center।
एट द सेंटर कौन सा, O। सिमिलरली ये भी बोल सकते हो तुम यहां पे, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ACB एट द सेंटर O। तो दोनों ये जो लिखा है मैंने एक्चुअल में, दोनों एक्चुअल में सेम ही चीज है। देखो तुम चाहिए तो कॉर्ड को सबटेंड कराओ एट द सेंटर, तो वो भी एंगल सेम रहेगा। सिमिलरली इस आर्क को भी सेंटर पे सबटेंड कराओ तो वो भी सेम ही एंगल होगा। तो ये अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं। फिर देखो इन द सेंस दैट द माइनर आर्क, अब देखो यहाँ पे कोई सेंस है, अब तुम बोलोगे दो एंगल्स है, ये एक छोटा वाला एंगल और एक बड़ा वाला एंगल। मेजर आर्क बड़ा वाला एंगल सबटेंड करेगा और माइनर आर्क छोटा वाला एंगल सबटेंड करेगा। लेकिन अब एंगल AOB को कैसे तुम डिफाइन करोगे? अब देखोगे तो ये भी एंगल AOB है, देखो AOB, तो ये भी एंगल AOB है एंड ये भी एंगल AOB है। इसलिए इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए दो अलग अलग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है जो कि है रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर मैंने लिखा रिफ्लेक्स एंगल AOB, इसका मतलब वो कौन सा आर्क है? तो इसमें जो रिफ्लेक्स एंगल रहेगा, देखो अब ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड यहाँ पे सबटेंड करेगा तो वो ये एंगल AOB होगा, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल ये वाला एंगल है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये क्या होगा? एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क ADB। देख सकते हो यहाँ पे जो मेजर आर्क जो सबटेंड करेगा सेंटर पे एंगल, उस एंगल को बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल AOB एट द सेंटर O। तो इसका मतलब तुम यहाँ पे एक और वर्ड इंट्रोड्यूस कर देना, जो छोटा वाला एंगल होता है वो होता है माइनर आर्क सबटेंड करता है, और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो मेजर आर्क सबटेंड करता है। तो ये दोनों में अलग अलग चीजें, दोनों में अलग अलग डिस्टिंग्विश, अलग अलग डिफरेंस पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, माइनर आर्क छोटा एंगल, नॉर्मल एंगल उसको बोलोगे माइनर आर्क सबटेंड कर रहा है, और रिफ्लेक्स एंगल जो है वो बड़ा वाला मेजर आर्क सबटेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखो, मेजर आर्क रिफ्लेक्स एंगल, तो ये दो लाइंस को अंडरलाइन कर लो ताकि तुम्हें याद रहे। द मेजर आर्क सबटेंड द रिफ्लेक्स एंगल, माइनर आर्क सबटेंड्स द एंगल। तो ये अच्छे से नाम याद रख लो। रिफ्लेक्स एंगल बस वो मेजर आर्क सबटेंड कर रहा है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लो अच्छे से, क्योंकि आगे भी यूज होने वाले हैं सब। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मतलब दो आर्क्स जिसके इक्वल है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो देखो एक सर्कल मान लो ऐसा कुछ, उसके दो आर्क्स ले लो, दोनों आर्क्स मान लो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी यहां पे तुम लिख सकते हो ये जो AB आर्क है एंड ये जो CD था ये, और ये सेंटर O है। ठीक है, तो आर्क AB इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दिया है, इज इक्वल टू आर्क CD। इफ आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, अगर ये दोनों के आर्क की जो लेंथ है वो अगर इक्वल है एग्जैक्टली, मतलब ये और ये लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब सोचो अगर इक्वल आर्क्स है तो इसका मतलब वो जो कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो कॉर्ड्स बनेंगे वो भी इक्वल लेंथ के बनेंगे। ठीक है, इंप्लाइज कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, ये हमने अभी भी प्रॉपर्टी में देखा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स कॉरेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अगर दोनों आर्क्स इक्वल लेंथ के तो उनके कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ के रहेंगे, और अगर कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के रहेंगे तो मैंने सबसे पहले याद होगा एक प्रॉपर्टी बता दी, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यानी ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है उन दोनों सर्कल्स में क्या रहने वाला है? सेम। AB और CD इक्वल तो कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ के रहेंगे, और अगर कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के रहेंगे तो ये जो एंगल है नॉर्मल वाला एंगल वो भी क्या रहेगा? दोनों का सेम। अब एक चीज सोचो, अगर इनके नॉर्मल एंगल भी सेम है तो इनका जो रिफ्लेक्स एंगल रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल AOB एंड रिफ्लेक्स एंगल COD वो भी क्या रहेंगे? दोनों के सेम। तो यहां पे लिख देता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल COD। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, तुम यहां पे लिख सकते हो, अगर कोई दो इक्वल आर्क्स है तो उनके जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे वो इक्वल रहेंगे। अब से तुम्हें एक कॉर्ड वाला बीच की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा अगर बोला है इक्वल आर्क्स है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स है, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ये याद रखना आपसे, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पे जो भी बेसिक जो टर्म्स थे, बेसिक आइडिया जो थे इस सर्कल के बारे में, जो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें तुम्हें अच्छे से समझना है।
अब इसको नोटबुक में अच्छे से लिखो। स्टार्ट करने वाला हूं, मेन जो अपना टॉपिक है, मेन जो मुद्दा है, जो थ्योरम्स है, उससे स्टार्ट करने वाला हूं। पहले इतना अच्छे से थ्योरी नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला, तो ध्यान से देखेंगे थ्योरम, और मैं इसको प्रूफ भी करने वाला हूं। हो सकता है ये उसका प्रूफ भी पूछे, तो आना चाहिए। डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, बहुत सिंपली प्रूफ है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन समझना स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये एक सर्कल है। सर्कल में एक आर्क बना लो, ये चलो पी क्यू एक आर्क है, ठीक है, और सेंटर ओ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल पीओ क्यू, ठीक है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है पीओ क्यू एंगल, एंड एक और इज डबल द लेंथ, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एक और पॉइंट ले लो, चाहे वो यहां पे लो, चाहे वो यहां पे लो, कहीं भी लो। चलो वो पॉइंट ले लेता हूं मैं, कौन सा पॉइंट लिया जाए, ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट है जो कि ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है, और ये आर्क है, तो मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से ज्वाइन करना। ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों। देखो अब ये क्या बोल रहा है, ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है, तो बोला देखो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो ये आर्क है, आर्क इज पी क्यू, ठीक है, आर्क पी क्यू है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कौन सा हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट द सेंटर, कौन सा एंगल हो गया, देखो एंगल पी ओ क्यू। तो ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इट मतलब वापस से वही आर्क, आर्क का मतलब वही इट है, ठीक है, दोनों को सर्कल कर दिया। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये कोई भी एक पॉइंट है, ए, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, तो कोई भी सर्कल पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है ए, तो हमारा जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल कौन सा रहेगा, देखो इस पॉइंट पे ये आर्क जो है, ये जो आर्क है, इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एंगल पी ए क्यू, तो ये एंगल की बात कर रहा है वो एंगल पी ए क्यू। तो वो क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल पी ओ क्यू इज डबल, मतलब ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय दिस, तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो ये हमें, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम और भी अलग अलग तरीके से बन सकता है, वो भी बता देता हूं। जैसे कि अगर सर्कल ऐसा है, दो और केस बनाता हूं, ये पहला केस है सिंपल सा केस, ये दूसरा केस बना रहा हूं, एंड एक और तीसरा केस बनाएंगे। तो ऐसे 3 केसेस बनाएंगे, तीनों में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज हमारा आर्क जो है वो ऐसा कुछ आर्क है, ठीक है, सपोज वो ये वाला आर्क है पूरा पी क्यू, सच जाएगा जो पी क्यू कॉर्ड बनेगा वो एक्चुअल में डायमीटर बन जाएगा, और ये जो है हमारे पास ये ए है, ठीक है। तो यहां पे भी सेम चीज प्रूव करनी है तुम्हें, ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है, ये हमें बताना है कि ये इसके डबल है, मतलब ये भी एंगल पीओ क्यू जो है वो इसके डबल है। सपोज पी और क्यू यहां पे आ गए, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो, चलो पी और क्यू ऐसे आ गए, तो ये आर्क पी क्यू है, और यहाँ पे सपोज सेंटर ओ है, तो ये तो एंगल हो गया एंगल पीओ क्यू। लेकिन सपोज ए जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने इस साइड बनाया ए पॉइंट, सपोज ए पॉइंट उस साइड नहीं है, सपोज ए पॉइंट जो है वो इस साइड है, ठीक है, तो इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहां पे बस डिफरेंस क्या आएगा, ये जो एंगल सबटेंड बाय आर्क जो आएगा यहाँ पे, तो ये जो आर्क एंगल सबटेंड आएगा और ये जो एंगल सबटेंड आएगा, देखो ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और इसका रिफ्लेक्स वाला एंगल में बात करनी है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल इस थर्ड केस में बस थोड़ा सा अलग रहेगा कि रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू हमें प्रूव करना होगा एंगल ट्वाइस
ऑफ एंगल पी ए क्यू के बराबर है। तो बस यहां पे इतना से एक छोटा सा चेंज है कि अगर सपोज पॉइंट जो है ए पॉइंट वो सर्कल के उसी साइड पे लाई कर रहा है जहां पे आर्क है, तो ये जो एंगल है ये जो एंगल है हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्स एंगल है जो पीओक्यू जो रिफ्लेक्स एंगल है वो इसके क्या है, ट्वाइस है। और होगा ये देखो, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस का भी डबल होगा, ये देखो ये जो एंगल है ऑब्ट्यूस का भी डबल होगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में रिलेशन मत निकाल लेना, बिल्कुल कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर केस है जो लोग बहुत इग्नोर मार देते हैं और गलत गलत आंसर निकालते हैं इससे। तो ये सब तुम्हें अवॉइड करना है प्रॉपर वे से। मैं चीज तो अच्छे से इसको मार्क कर देता हूं, ये ओ है और ये बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ये पीएक्यू, ठीक है। तो नॉर्मल बाकी सब में तो ये है और तो ये और ये है, ठीक है। यहाँ पे तो देख भी सकते हो अगर डायमीटर है तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा 180 डिग्री, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी तुम चीज प्रूव करना तो कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसी से। तो चलो इसमें पहले प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करना है फर्स्ट और सेकेंड केस को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, ज्वाइन AO to extend it to B, to extend it to point B, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो AO है उसको ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो A और O को मैंने ऐसे ज्वाइन किया, ऐसे मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे मैंने AO को ज्वाइन कर लिया। अब देखो तुम्हारे पास कुछ ट्रायंगल मतलब एक सर्कल है, तो सर्कल में तो रेडियस तो सेम रहने वाला है, तो गिवन सबसे पहले ये सब गिवन चीजें लिख दो। AO इज इक्वल टू ये देखो OA जो है वो रेडियस है, OP और OQ वो भी रेडियस है। AO इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो OA इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ, क्यू भी चलेगा वैसे, OQ रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल है ये सब तीनों, और रेडियस तो इक्वल ही रहेंगे, तो ये तीनों इक्वल है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले, तो ट्रायंगल AOQ या फिर AOP ले लो, चलो या फिर AOQ लेते पहले। इन ट्रायंगल AOQ, तो ये ट्रायंगल में देखो ध्यान से अभी कुछ चीजें, तो इस ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OQ, ये तो पता ही हमें कि ये जो है और ये जो है ये इक्वल है। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल है इंप्लाइज ट्रायंगल AOQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो याद करो एक प्रॉपर्टी थी कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, देखो अगर ये साइड, ये जो OA साइड है और OQ साइड है दोनों इक्वल लेंथ के हैं, इसका मतलब ये जो एंगल OAQ, देयरफॉर एंगल OAQ, ये जो एंगल रहेगा OAQ इज इक्वल टू एंगल OQA, इज इक्वल टू एंगल OQA। इसको मान लो चलो ये x है, ठीक है, बोल दिया मैंने बस x है। फिर उसके बाद अब एक चीज सोचो, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है, अब यहाँ पे एक और एंगल देखो, एंगल BOQ। तो ये जो एंगल BOQ है ये एक्चुअल में ये जो एंगल BOQ है ये इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि सोचो अगर हमारे पास ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल के लिए, तो 1 + 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 होता है। और वही चीज यहाँ पे लगाएंगे इस ट्रायंगल में। नाउ क्या बोलोगे, एंगल OAQ प्लस एंगल OQA, ये दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो देखो यहां से लाइन गई तो ये एक्सटर्नल एंगल BOQ बन जाएगा इज इक्वल टू एंगल BOQ। लेकिन OQA और OAQ की वैल्यू तो इक्वल है, x और x, तो ये x प्लस x इज इक्वल टू एंगल BOQ। यहाँ पे लिख देना बिकॉज एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटर्नल एंगल जो रहता है ट्रायंगल का वो दो इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर रहता है, अपोजिट जो होते हैं उनके। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BOQ इज इक्वल टू 2x। तो ये पहली फर्स्ट कंडीशन लिख दो, ऐसे कुछ करके लिख दो, ठीक है। अब जैसा मैंने इस ट्रायंगल में किया है सेम चीज में यहाँ पे जो दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल AOP, जैसे कि मैंने ट्रायंगल AOQ लिया था, अब ट्रायंगल AOP लूंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल AOP सेम OA इज इक्वल टू OP, देखो OA इज इक्वल टू OP है, यानी ये लेंथ जो है OA वो OP के बराबर है, यानी
अगर O इज इक्वल टू ओपी है तो इसका मतलब ट्रायंगल एओपी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और वापिस से जो हमने ऊपर में चीज जो लगाई थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, दो साइड्स इक्वल, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब ये दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल एंड ये एंगल, कौन सा एंगल देखो, एंगल ओएपी, देयरफॉर एंगल ओएपी इज इक्वल टू ये एंगल कौन सा ओपी है, ये भी इक्वल रहेंगे, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अभी तक सही है। अब वही जो ऊपर में चीज लिखी है वही यहां पे भी लगाऊंगा। अब सोचो नाउ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल ओएपी में या फिर एपीओ ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एंगल है बीओपी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओएपी, एंगल ओएपी प्लस एंगल ओपीए प्लस एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल बीओपी, एंगल बीओपी, राइट। वापिस से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, बिकॉज करके लिख सकते हो यहाँ पे प्रूफ में। तो बेसिकली हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में ये और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, तो हमने वो एक्स्ट्रा एंगल से प्रूफ किया। अब देखो ये और ये तो पता है मुझे y है, तो y प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल बीओपी और 2y इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्टली, एंगल बीओपी इज इक्वल टू 2y। इसको जो तुम सेकेंड कंडीशन मान सकते हो। अब देखो ध्यान से, तो अपना एंगल सबसे पहले देखो मुझे क्या चाहिए, एंगल पीओक्यू चाहिए और एंगल पीएक्यू चाहिए। नाउ एंगल सबसे पहले कौन सा, पीओक्यू के बारे में देखते हैं। तो एंगल पीओक्यू, तो एंगल पीओक्यू क्यू क्या लिख सकते हो, एंगल बीओपी प्लस एंगल बीओक्यू, ये दोनों एंगल्स का सम है, बीओपी प्लस एंगल बीओक्यू। ठीक है, एंगल बीओपी प्लस एंगल बीओक्यू, इन दोनों का सम एंगल पीओक्यू आ जाएगा। और बीओपी एंगल कितना है, तो बीओपी एंगल है 2y और बीओक्यू एंगल कितना है 2x। तो देयरफॉर एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, राइट। तो इसको चाहिए तो थर्ड कंडीशन बोल दो, यहां पे लिख देना चाहिए था यूजिंग कंडीशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्दर अब एंगल पीएक्यू के बारे में देखते हैं। पीएक्यू, तो देखो यहाँ पे पीएक्यू चाहिए था ना मुझे, तो पीएक्यू देखो ये पूरा पीएक्यू एंगल है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ओएपी प्लस ओएक्यू इज इक्वल टू एंगल ओएपी प्लस एंगल ओएक्यू। इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा एंगल आएगा। ओएपी एंगल, तो एंगल ओएपी, तो एंगल ओएपी ये कितना, देखो एंगल ओएपी y माना था मैंने, ठीक है, एंड एंगल ओएक्यू, तो एंगल ओएक्यू, तो ये कितना x माना था मैंने। तो देयरफॉर एंगल पीएक्यू इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसको तुम चाहिए तो बोल सकते हो फोर्थ कंडीशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से थर्ड और फोर्थ कंडीशन में क्या चीज दिख रही है, एंगल पीएक्यू जो है वो x प्लस वाई है। अब एक काम करते हैं, x प्लस वाई को यहां पे डाल दो, तो ये बन जाएगा यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल, देखो x प्लस वाई की जगह मैं ये पुट करने वाला हूं, एंगल पीएक्यू। हेंस हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, ट्वाइस रहेंगे। मतलब कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमेशा ट्वाइस होगा ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। अब वो पॉइंट इधर है, तो ये देखो अगर ये सपोज ये 60 है पूरा एंगल, एंगल पीओक्यू 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। तुम चाहे तो यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट बना लो, ये वाले पॉइंट बना लो, ये कहीं भी ले लो पॉइंट, हमेशा क्या रहेगा, अगर बीच में 60 है तो बाहर में उसका आधा हो जाएगा, अगर बाहर में 60 है तो अंदर में उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर वाला ट्रायंगल का अंदर वाला एंगल जो है सेंटर पे वो हमेशा ज्यादा रहेगा, डबल रहेगा बाहर वाले एंगल के कंपैरिजन में। याद रखना ये पॉइंट सर्कल पे ही लाई करना चाहिए, सर्कल के अंदर नहीं लाई करना चाहिए। ऐसे वो जो ए पॉइंट है वो कहीं भी लाई कर सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी। अगर सपोज ये पीओक्यू ऐसे कुछ डायमीटर है, तो ये जो पीक्यू आर्क बन रहा है तो डायमीटर है, तो ये पीओक्यू एंगल 180 डिग्री रहेगा, एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर ये एंगल पीओक्यू 180 डिग्री है तो सोचो इसका आधा हो जाएगा, तो ये आधा कितना होगा, एंगल पीएक्यू विच इज इक्वल टू 180 का आधा विच इज 90। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है कि डायमीटर जो होता है वो किसी भी पॉइंट ऑन द सर्कल पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। जैसे कि अगर मैंने सर्कल ऐसा बनाया
डायमीटर ऐसा बना है। अब कोई भी एक पॉइंट लो, चाहे तुम यहां पे लो चाहे तुम यहां पे लो, वो सब जो है वो हमेशा क्या होंगे, उस डायमीटर पे हमेशा, मतलब उस पॉइंट पे, जैसे कि ए है, ये बी है, तो ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा, प्रोवाइडेड पी क्यू इज द डायमीटर। तो अगर पी क्यू जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा सर्कल पे कोई भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। क्योंकि डायमीटर है तो उसका एंगल 180 है, 180 का आधा 90। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट अलग चीज क्या है कि अगर सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके जगह यहाँ पे कहीं आ गया, देखो यहाँ पे कहीं आ गया, तो इसमें बस तुम्हें ये जो एंगल पी ए क्यू है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस एंगल पीओ क्यू जो है वो रिफ्लेक्स वाला एंगल लेना है तुम्हें, ये वाला एंगल नहीं लेना है। तो ये सब चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लिख लो इसको अच्छे से। और भी कुछ थ्योरम्स करते हैं और भी एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं इसको खत्म करूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स और फिर कुछ और भी इस पे क्वेश्चंस करेंगे। पहले इतना अच्छे से नोटबुक में एक बार लिख लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ थ्योरम्स लिखे हैं। अब याद रखना इनमें से दो थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 तो एग्जाम में है, मतलब बोर्ड के सिलेबस में है एनसीईआरटी के, लेकिन थ्योरम नंबर 4 को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इस थ्योरम को तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और इस थ्योरम के बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी मैं तुम लोग को नॉलेज के लिए बस एक थ्योरम 4 वापस से कवर करके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम उसको नॉट इन एग्जाम करके वहां पर लिख सकते हो। तो देखो थ्योरम 2 और थ्योरम 3 बहुत सिंपल थ्योरम्स है। जैसे कि वो क्या बोल रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो मान लो ऐसा कोई सर्कल है हमारे पास और मान लो कोई सेगमेंट है ए बी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, अगर ये देखो भी एक कॉर्ड जो है या फिर ये जो कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड ए बी गिवन, कॉर्ड ए बी जो होगा वो क्या करेगा, उस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा, डिवाइड द सर्कल इंटू 2 सेगमेंट्स। ठीक है, एक ऊपर वाला सेगमेंट जो मेजर सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, और जो नीचे वाला सेगमेंट वो माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ये माइनर सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड इस तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है, अब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सेम सेगमेंट में कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे। जैसे कि चलो यहाँ पे एक पी पॉइंट लो और यहाँ पे एक क्यू पॉइंट लो। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो कॉर्ड या फिर ये जो आर्क है वो जो एंगल बनाएगा, उस दोनों एंगल जो बनाएगा, ये एंगल एपी क्यू और एंगल ए क्यू बी, एपी बी और ए क्यू बी, ये जो दोनों एंगल्स बनाएगा वो दोनों एंगल्स द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या रहेंगे, इक्वल। तो एंगल एपी क्यू एपी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे, प्रोवाइडेड ये जो पी और क्यू है वो दोनों सेम सेगमेंट में है। ऐसा मत कर देना कि पी यहाँ पे और क्यू यहाँ पे है, तो ये एक सेगमेंट में हो गया, दूसरे सेगमेंट में हो गया, तो दोनों पॉइंट सेम सेगमेंट में होने चाहिए। तो उनके जो एंगल्स सबटेंड करता है वो कॉर्ड या फिर वो जो आर्क है, वो जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या रहेगा, इक्वल। जैसे कि ये आर्क है, ये एंगल, ये आर्क है, सेम आर्क, ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। इसको कैसे करेंगे अभी, तो देखो इसको प्रूव करना है। तो चलो यहाँ पे कहीं तो एक सेंटर मान लेता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये अपना सेंटर है और मैं इस सेंटर को ए और बी से ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो अगर हमने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया, मैंने क्यों ज्वाइन किया अभी तुम लोगों को समझ में आएगा ही, तो देखना ध्यान से। ठीक है, इसको चाहिए तो यहां पे लिख देता हूं मैं ओ। तो दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग बोल सकते हैं नाउ एंगल ए पी बी या फिर एंगल ए ओ बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ठीक है, अभी भी हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा कि जो भी पॉइंट, जो भी एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, वो क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, इसका ट्वाइस रहेगा। तो हमने बोल दिया एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एपीबी। सिमिलरली एंगल एओबी, ये जो एंगल रहेगा वो इसके भी ट्वाइस रहेगा, क्योंकि ये भी वापस से क्यू तो पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, इसके भी ट्वाइस रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। तो देखो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, फिर यहां पे लिख देना बिकॉज करके, और थ्योरम 1 का पूरा जो भी लिखा था वो सब लिखना अच्छे से। एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस या फिर ऑन द सर्कल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो दोनों ये इक्वल है, तो देयरफॉर 2 इंटू एंगल एपीबी, क्योंकि देखो दोनों में एंगल एओबी है, तो दोनों का 2 इंटू एंगल एपीबी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एक्यूबी। तो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एक्यूबी।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना ये कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो जो भी अगर एक सेगमेंट में जो भी एक सर्कल बन रहा है, मतलब सर्कल के सेगमेंट में एक साइड में जो भी एंगल्स बन रहे हैं, यानी ये वाला एंगल ए पी बी एंड ये वाला एंगल ए क्यू बी, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तुम चाहे तो यहां पे भी एक पॉइंट ले लो आर, यहाँ पे भी पॉइंट ले लो एस, तो जितने भी पॉइंट्स लोगे यहाँ पे ले लो एक, यहाँ पे ले लो एक, तो ये सारे पॉइंट्स में जो ए बी जो सबटेंड करेगा, जैसे कि ये क्यू आर एस टी यू जो भी लो, ए आर बी, ए एस बी, ए टी बी, ए यू बी, ये सारे के सारे जो एंगल्स है वो एग्जैक्टली सब एंगल्स इक्वल रहने वाले हैं। किसके, एंगल ए पी बी, एंगल ए क्यू बी, ये सब एंगल्स इसके इक्वल रहने वाले। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रूफ करके ही, मतलब प्रूफ तो नहीं, मैंने ऐसे ही बताया था ओरली, सेकंड वाला जो केस था। अब मैं इसको एक बार प्रूफ करके बताता हूँ, कुछ है तो नहीं वैसे। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल को बनाने के लिए तुम्हें एक सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, ये सेंटर है। तो देखो ये सेगमेंट, मतलब अभी जो सेगमेंट की बात नहीं चल रही, अभी पूरा सेमी सर्कल ही आ गया। तो अब क्या देखोगे, अगर तुम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो पी और उसको ज्वाइन कर लो ऐसे, तो तुम्हें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें ये प्रूव करना है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव करना है, क्योंकि वही तो बोल रहा है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो देखो ये सेमी सर्कल है, ए पी बी जो है वो अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल है। अगर इसको छोड़ दोगे तो देखो एक सेमी सर्कल दिख रहा है, तो एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में कोई भी तुम एंगल बनाओ, जैसे कि सपोज यहां पे कोई पॉइंट ले लो, ए को ज्वाइन किया, बी को ज्वाइन किया, ए क्यू बी भी क्या रहेगा 90 डिग्री, ए पी बी भी क्या रहेगा 90 डिग्री। तो कोई भी एंगल जो रहता है सेमी सर्कल के अंदर, जिसका ए बी जो है वो पूरा डायमीटर जो है वो पूरा उसका उसी के अलोंग अगर निकाल रहे हैं, उसी के अलोंग एंगल सबटेंडेड निकाल रहे हैं, तो वो एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री। कैसे प्रूव करोगे, तो देखो हमारे पास कंडीशन तो है ही कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। ठीक है, ये जो एंगल रहेगा, अब ये देखो अगर मैं पूरा सर्कल बना लेता तो ये जो एंगल रहेगा, ये पूरा एंगल ये इसके ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि एंगल वहां पे लिख सकते हो सेम चीज, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये एपीबी के ये एंगल ट्वाइस रहेगा। अब एंगल एओबी जो है एक्चुअल में वो एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, क्यों 180 डिग्री, बिकॉज एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो वो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एओबी तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ना, क्योंकि वो डायमीटर है। तो डायमीटर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एओबी स्ट्रेट लाइन नहीं था, यहाँ पे एक एंगल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे तो एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये 180 डिग्री। 2 को इस साइड भेजोगे तो एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी, और प्रॉपर्टी भी इसको बोलो चाहिए तो दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इनको अच्छे से समझना है कि ये प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि सेम सेगमेंट में दो एंगल्स इक्वल रहते हैं, और ये क्या बोल रहा है सेमी सर्कल में सारे एंगल्स इक्वल तो रहते ही हैं, और वो इक्वल टू कितने रहते हैं 90 डिग्री रहते हैं सेमी सर्कल में। अगर कोई डायमीटर को हम लोग सेगमेंट मान के कॉर्ड मान के चल रहे हैं, मतलब डायमीटर तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो होता ही है, तो इसको अगर कॉर्ड मान के चल रहे हैं तो ऐसे एंगल एपीबी, एंगल एक्यूबी और भी पॉइंट लेके देख सकते हो। इस सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, तो वो एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सब वो थ्योरम नंबर 1 से डेरिवेशन डिराइव हुआ है और कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। चलो आज का लास्ट थ्योरम, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी पढ़ाऊंगा, उसको भी खत्म करूंगा टॉपिक, उसमें एक ही थ्योरम है तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, तो ये थ्योरम का प्रूफ तो मैं करने की वैसे जरूरत नहीं, तभी मैं करा रहा हूं। अगर जिनको इंटरेस्ट है वो देख सकता है, नहीं इंटरेस्ट है वो सीधा अपना क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। If a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points, तो देखना मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, बड़ा सा सर्कल बना दिया मैंने। लाइन सेगमेंट है, तो चलो एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं AB। ये लाइन सेगमेंट बना लो ऐसे, एक लाइन सेगमेंट है joining 2 points subtends equal angles at 2 other points। तो मान लो यहाँ पे एक 2 अदर पॉइंट्स P और Q है, तो वो बोल रहा है ये जो एंगल है एंड ये जो एंगल है, अभी के लिए कुछ सर्कल दिया नहीं है, बस उसने बोला है कि अगर एक कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, वो उसका बोलने का तरीका देखो पूरा उल्टा है। ये जो थ्योरम 2 था ना उसका एग्जैक्टली कॉन्वर्स है, देखना ध्यान से। वो बोल रहा है कि अगर लाइन सेगमेंट
जॉइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, यानी यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। तो देखो यहाँ पे ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो ये मत कर देना कि ये दोनों पी और क्यू इसके एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसा नहीं। दोनों पॉइंट जो है वो इस लाइन, जो लाइन बन रही है ए बी, वो दोनों सेम साइड में है। देखो पी और क्यू एक ही साइड में, दोनों के दोनों पॉइंट्स ए बी के एक ही साइड में है। कंटिन्यू सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट ए बी पी क्यू लाई ऑन अ सर्कल। तो ये हमें प्रूव करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल के बारे में कुछ दिया नहीं है, बस वो बोल रहा है कि ऐसा अगर ऐसा कुछ डायग्राम बनता है तो ये जो ए बी पी क्यू जो चारों पॉइंट्स है वो एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई करेंगे, या फिर और ए बी पी क्यू आर। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड जो आज नया सीखने वाले हो तुम लोग, वो है कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब ऐसे पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहे हो उन्हें बोलते हैं कॉनसाइक्लिक, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसी में से ये चीज समझेगी तुम्हें, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि कॉनसाइक्लिक का मतलब ऐसे कुछ चीजें जो सर्कल पे लाई कर रही है। तो तुम्हें यहां पे प्रूव करना है, जो चारों पॉइंट जो है, ठीक है, ये चारों पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, यानी ये जो चारों पॉइंट्स है वो कॉनसाइक्लिक तुम्हें प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूव करोगे इसको। सबसे पहले तो देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अजम्पशन करके मानूंगा, अज्यूम Q डज नॉट लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। एंड सपोज हम लोग मान लेते हैं, चलो इससे प्रूफ मतलब इससे स्टार्ट करते हैं कि Q सपोज मान लेते हैं कि वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। 3 पॉइंट से तो एक सर्कल तो बनेगा ही, तो हम लोग यहां से तो एक सर्कल बना सकते हैं, लेकिन चौथा पॉइंट जरूरी थोड़ी वो लाई करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अज्यूम करके चलता हूं कि चलो Q पॉइंट लाई नहीं कर रहा है सर्कल पे। और अगर ये अज्यूम किया मैंने, तो मुझे कोई ऐसा पॉइंट मानना पड़ेगा, एंड लेट E be the point, on line segment AQ which is lying on the circle, तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट मान लिया जो कि ये जो AQ लाइन पे एक और पॉइंट लाई कर रहा है जो कि E है, और ये जो पॉइंट है वो सर्कल से, मतलब ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं हम लोग, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग अभी तक, ये जो पॉइंट है E वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया E को B से, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा पॉइंट मान लिया है E जो ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, यानी A B P E ये सब सर्कल पे लाई कर रहा है, मैंने ऐसा अजम्पशन लिया है। अब देखो अगर ये अजम्पशन मैंने ले लिया है कि ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ये AB उस सर्कल का कॉर्डियर में भी। और यहां से बोल सकते हैं हम लोग बाय थ्योरम, वो जो ये वाला थ्योरम, कि अगर ये कॉर्डियर और ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। हमने E को सर्कल पे बोला कि लाई कर रहा है, Q नहीं लाई कर रहा है, तो देखो ये एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AEB रहेगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम यही कहता है ना कि अगर ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, इक्वल। बट हमें एक और चीज पता है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, हमें क्वेश्चन में तो ये दिया है। तो देखो इसको और इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, तो APB AQB AEB, तो देयरफॉर AQB या फिर AEB इज इक्वल टू AQB, यानी ये जो एंगल है इनफैक्ट ये एंगल इसके बराबर ही है, ठीक है। और अगर ये एंगल इसके बराबर है तो सोचो कैसे पॉसिबल होगा। देयरफॉर E फॉर, या फिर ऐसे लिखो, देयरफॉर फॉर दीज टू एंगल्स टू बी इक्वल, फॉर दीज टू एंगल्स टू बी इक्वल, द पॉइंट E मस्ट कोइंसाइड, वो जो पॉइंट E है वो Q पे एग्जैक्टली कोइंसाइड होना चाहिए विद द पॉइंट Q, विद द पॉइंट Q। तो अब देखो अगर ये एंगल इक्वल है तो ये जो E और वो Q है वो दोनों एक दूसरे पे मतलब कोइंसाइड ही होने चाहिए ना, क्योंकि ये देखो AEQ एक लाइन पे है, तो सोचो ये एंगल और ये एंगल तभी इक्वल होगा जब E और Q एक दूसरे पे कोइंसाइड करे। यानी इनफैक्ट जो Q जो पॉइंट है
वही होना चाहिए E के बराबर। लेकिन हमने क्या बोला था, अज्यूम Q डज नॉट लाई ऑन अ सर्कल एंड E लाइज ऑन अ सर्कल, तो E सर्कल पे लाई कर रहा है और Q नहीं लाई कर रहा है, लेकिन वो तो गलत हो गया। हेंस देयरफॉर आवर assumption was wrong, आवर assumption was wrong। क्या assumption था अपना, कि हमने अज्यूम किया था कि ये जो Q पॉइंट है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, दैट इज इंप्लाइज Q पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, हेंस ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो इसलिए यहां पे जो प्रूफ है वो अजम्पशन पे बेस्ड है, कि हमने अज्यूम किया और उस अजम्पशन को हमने गलत प्रूफ किया और हमने बोला कि अच्छा ये सही है, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि Q जो है वो पॉइंट लाई सर्कल पे नहीं कर रहा है, हमने ऐसा पॉइंट अज्यूम किया कि जो कि E है जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, और उससे हमने ये प्रूव कर दिया कि Q और E जो है वो कोइंसाइड करने चाहिए, और उससे हमने बोल दिया कि जो अजम्पशन था जो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है वो गलत है, इसका मतलब Q जो है वो सर्कल पे लाई करना ही चाहिए। हेंस A B P Q ये जो चारों पॉइंट्स है वो सर्कल पे लाई करेंगे, या फिर उनको बोलेंगे वो सब पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है। तो इस तरीके से आज का लास्ट थ्योरम है, इसको भी समझ लो अच्छे से, नोटबुक में लिखना है तो लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है ये वाला थ्योरम, बस नॉलेज के लिए अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक के लिए तुम लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस थ्योरम पे, जितने भी मैंने अभी तक कोई भी चीज पढ़ाई है, जो भी चीज पढ़ाई है उसके बेसिस पे तुम लोग ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस भी कवर करूंगा और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ा के उस पर भी कुछ क्वेश्चंस कवर करूंगा और चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए। आज के लिए तुम्हारा काम वही रहेगा, एनसीईआरटी को पूरा जो भी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ सर्कल पे, तो वो सब खत्म करो, और अगर कोई डाउट आता है तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।